अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा सबसे पहले समा पर। पीपी 38 में पोलिंग स्टेशन 53 से तहरीक इंसाफ को 425 वोट मिले। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी 293 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सियालकोट का हल्का पीपी 38 ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई, जिसके बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। नून लीग और पीटीआई में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताएगा किसका पलड़ा भारी लग रहा है, टर्न आउट भी बताएगा कितना रहा आज? जी बिल्कुल, ये हल्का पीपी 38 का तगड़ा मुकाबला चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून के दरमियान जो है कांटे के मुकाबले की तोक़ा की जा रही है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक फार्म 45 के मुताबिक सिर्फ ये समा पर नतीजा है। फार्म 45 के मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 53 गवर्नमेंट हाई स्कूल लद्दर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एहसन सलीम ने 425 वोट हासिल किए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी ने 293 वोट हासिल किए हैं। इस तरह तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम 132 वोटों से आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं तारिक सुबहानी वो दूसरे नंबर पे हैं। दोनों जमातों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तोक़ा की जा रही है। 1-to-1 मुकाबला है। अब देखना ही है जो नताइज आएंगे कौन आगे होगा और कौन पीछे होगा। फिलवक्त इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो आगे है। जी हाँ, के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। सियालकोट का हल्का पीपी 38 जहां ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के बाद अब वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और अब तक जो नताइज सामने आए उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बरतरी लेते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन से इतलात मौसूल हो रही हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को 425 वोट मिले हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 53 से, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक सुबहानी को 293 वोट यहाँ से मिले हैं। इस तरह वो दूसरे नंबर पर हैं। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। दावा किया कि तहरीक इंसाफ ने धांधली का नया तरीका ढूंढा है। प्रिजाइडिंग अफसर के साथ आने वाला शख्स जाली वोटों के साथ पकड़ा गया है। मजीद क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। वोट चोर हुकूमत है इनके हर दफ़ा जो है वो नए तरीके होते हैं। 2018 में वो सिस्टम बैठा दिया था और आज जो एक तरीकाकार हमने इनका पकड़ा है कि पोलिंग स्टेशन नंबर 113, 114 पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है फरासत इकबाल जो लेक्चरर है, यानी महकमा तालीम का मुलाजम है ये डिग्री कॉलेज चविंडा में, वो वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफिसर है। उसके साथ एक आदमी कार ख़ास के तौर पे वो अपने साथ लेके आया था। वो आदमी जो है उससे जाली 100 वोट पकड़ा गया है। चीज़ हम स्मेल कर रहे हैं कि इस मरतबा इन्होंने तरीक़ाकार ये इख्तियार किया है कि प्रेसिडेंट ऑफिसर्स अपने लोग लगाए होंगे यहाँ पे और उनके ज़रिए से इस किस्म की हेरा फेरी की जो है वो कोशिश की होगी। सियालकोट में नोट नहीं वोट की ताकत से जीत होगी। फिरदौस आशिकाबान ने ख्वाजा आसिफ पर वोट खरीदने का इल्ज़ाम लगा दिया। दावा किया कि रिवायत टूट चुकी है। अब वो दिन गुजर गए जब शाही खानदान बदमाशी से ठप्पे लगाकर जीत का ऐलान करता था। रिवायत टूट चुकी है। 25 तारीख को यहाँ सोमनाथ के मंदिर पाश हो चुके हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने चंद दिन पहले सारी सनतकार कम्युनिटी को बुलाया। उनको उसने एक यूनियन काउंसिल डेजिग्नेट की है। जो मुतलका पोलिंग स्टेशंस हैं उनको वोट के जरिए नहीं नोट के जरिए जीतने की जिम्मेदारी दे दी है। वोटर जो है वो बड़ा सियाना है। नस्ल दर नस्ल गुलामी का तौक है, उसको ये गले से उतार के फेंकने। अब वो दिन चले गए जब शाही खानदान बदमाशी से यहाँ टप्पे लगा के जीत का ऐलान किया करता था। अब वोट की ताकत से जीत होगी। सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं इनके नस्ल दर नस्ल गुलाम रहे हुए हैं माजी में। अब वो किस तरह ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं, ये उनके लिए भी एक इम्तिहान है। कोरोना तो किसी को नहीं बख्श रहा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। खुद को करंतना कर लिया। कहती हैं मुझे बुखार खांसी और फ्लू की अलामात है, घर में ही जेर इलाज हूँ।
कोरोना किसी को बख्श नहीं रहा। मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। कहती हैं कि मुझे बुखार, खांसी और फ्लू की अलामात हैं। घर में ही ज़ेरे इलाज हूं। घर में ही खुद को उन्होंने करंतना कर लिया है। मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। उनका यह कहना है कि मैं घर में हूं, घर में ही ज़ेरे इलाज हूं और घर में ही खुद को क्वारंटाइन कर रखा है। मरियम नवाज ने यह भी कहा है कि मुझे बुखार, खांसी और फ्लू की अलामात हैं। कराची वालों, एहतियात का दामन थामो। शहर में कोरोना बेकाबू हो रहा है। शरह 30% तक पहुंच गई है। सिंध हुकूमत ने 15 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के नफाज के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद देने का फैसला जुमे को होगा। तो सिंध में कोरोना तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सुमरू साहब। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपने वक्त दिया समा को। कासिम साहब, ये बता दीजिएगा कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, 30% तक पहुंच चुके हैं सिंध में केसेस। क्या करना होगा? आवाम तो SOPs को ज़्यादा खातिर में नहीं लाते दिखाई दे रहे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ये इस स्प्रेड को जिस तरह से लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वेव में अपने आप को डिसिप्लिन किया और हम पाकिस्तान पूरी दुनिया में पर्टिकुलरली सिंध ने इसमें लीड लिया। हमारे सिंध गवर्नमेंट ने इसमें लीड लिया और वज़ीर आला साहब ने इसमें लीड लिया था। लेकिन अभी सूरत हाल जो है वो मिक्स मैसेजिंग और थोड़ी बहुत ये जो लोगों ने इसके ऊपर पर्टिकुलरली जो कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं कारोबारी हज़रात, उन्होंने इस पर जो है वो सियासत किया, जिसकी वजह से हमारा नुकसान ये हो रहा है कि अब हमारे पास जो है वो पॉजिटिविटी रेट इस पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अलार्मिंग है और हमें यकीनन इस पे पूरी तरीके से सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट। सर, अब ये सिचुएशन जो है इंतहाई अलार्मिंग है, तो क्या अब आप इंस्टेंट जो है वो इकदाम करेंगे? किस तरीके से अब हमारे पास इंस्टेंट इकदाम के लिए सबसे बुनियादी एस्पेक्ट है हम जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उसकी हम कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। आज भी अभी मैं उसी मीटिंग से निकला हूँ, हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरा जो काम हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम प्रिवेंशन साइड पर जो है ना वो हम अपने टास्क फोर्स को डिसीजन अपने रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, जिसमें जो है वो इस बात का भी इम्कान है कि हम उसको 15 दिन के लॉकडाउन की तरफ जाएं। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, क्योंकि हम लोग किसी तरह से भी जो है वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने जिस तरह से लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी वैक्सीन करवाएं, अपने SOPs को फॉलो करें, आप जहाँ गैदरिंग्स में जाते हैं तो अवॉइड करें। ये कोरोना अभी हमारे यहाँ से गया नहीं। ठीक है, SOPs को यकीनी बनाएं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सुमरू समा से गुफ्तगू कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो कराची में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन शहरी SOPs को सीरियस लेने को तैयार नहीं। रश वाली जगहों पर भी लोग बगैर मास्क के दिखाई देते हैं। समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान सदर फवारा चौक पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। हुज़ैफा, बताइएगा, कोरोना बढ़ रहा है, क्या अवाम SOPs पर अब कुछ सीरियस होते दिखाई दे रहे हैं या फिर अभी भी वही सूरत हाल है? जैसे आपने बात की कि इसी तरह की सूरत हाल है, ना ही दुकानदार और ना ही खरीदार जो है वो मास्क पहनते दिखाई दे रहे हैं। जबकि आज जो है ये महकमा सेहत ने तजवीज़ भी दी है कि 15 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन शहर कायद में लगा दिया जाए, क्योंकि कोरोना की जो शरह है वो तकरीबन 30% तक पहुंच चुकी है। जिसके बाद ये भी इम्कान मौजूद है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद ली जा सके और लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जाके। लेकिन जो कराची वाले हैं वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। अब से कुछ देर पहले जब हम इस मार्केट में आए तो हमने यहाँ पे देखा कि दुकानदार और खरीदार ना ही SOPs का ख्याल रख रहे हैं, ना ही मास्क उन्होंने लगाया हुआ है। इस वक्त आप समा की स्क्रीन पे वो मनाजिर भी देख सकते हैं, ना ही जो है वो समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। जब हमने लोगों से बात की और इस बात की तलकीन की कि मास्क लगाएं तो उन्होंने मिले जुले रवैये का इसका जो है वो इजहार किया। कुछ लोगों ने बोला कि कोरोना मौजूद ही नहीं है और कुछ लोगों ने बोला कि अवाम की गलती है जिसके बायस जो है वो कोरोना फैल रहा है। बहरहाल जुम्मे को जो है वो फैसला मुतवक्का है कि आया कराची के अंदर 15 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं। वज़ीर आला इसकी क़यादत करेंगे, जबकि NCOC को भी असम्बली भिजवा दी गई है और उनसे भी इस हवाले से तजवीज़ ली गई है। जी बिल्कुल, लोगों की बेएहतियाती कोरोना के बढ़ते केसेस से भी ज़्यादा तशवीशनाक है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया हुज़ैफा। कराची में कोरोना वायरस की मुस्बत शरह 30% से ज़ायद है। PMA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं ये हुकूमती आदाद-ओ-शुमार है, कोरोना के मरीजों की तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। अगर शरह इसी तरह बढ़ती रही तो 10 से 15 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए। कराची के अंदर इस वक्त जो है वो 30% से ज्यादा है मुस्बत शरह कोरोना वायरस की, और मैं समझता हूँ कि ये वो हुकूमत की एक रजिस्टर्ड फिगर है। लेकिन जो लोग अपना
टेस्ट नहीं कराते हैं और कोरोना में मुब्तला हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग फिगर है। अगर इसमें मजीद इजाफा होता है और जो कि हम समझ रहे हैं कि ये दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो मुकम्मल 10 से 15 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। बुलेटिन में आगे बताएंगे, जुड़वा शहरों में तूफानी बारिश। गर्मियों की तातीलात में इजाफा नहीं होगा, स्कूल 2 अगस्त से ही खुलेंगे। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसला हो गया। किसी इलाके में कोरोना की शरह ज्यादा होने पर वहां स्कूल बंद करने का इख्तियार सूबों को दे दिया गया है। इस्लामाबाद से फरार रबानी की रिपोर्ट। तुलबा स्कूल जाने की तैयारी पकड़ लें, गर्मियों की छुट्टियां बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाएंगी। मुल्क भर में 2 अगस्त से तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। इम्तिहानात भी कोरोना SOPs और शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कायम मकाम सेक्रेटरी तालीम आसिफ हैदर की सरबराही में वज़राए तालीम वीडियो लिंक इजलास में इत्तेफाक हो गया। कुछ तुलबा छुट्टियां न बढ़ने से उदास, तो कुछ कहते हैं हुकूमत ने ये फैसला करके दिल जीत लिया। दिल चाहता है कि और छुट्टियां और मिले, स्कूल जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, मुझे अपनी फ्रेंड्स से मिलना है। हुकूमत के लिए थैंक्स भी करना चाहूँगा कि उन्होंने पेपर्स कहा है कि पेपर और मोहम्मद नवाज के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। बात करते हैं इस्लामाबाद में बादलों की धुआंधार इनिंग्स की। 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सेक्टर E11 और G8 में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। घर के बेसमेंट में पानी भरने से मां और बच्चा जाँ बहक हो गए, 3 अफराद जख्मी हुए। आदिल तनौली की रिपोर्ट देखिए। ये कोई दरिया या बरसाती नाला नहीं, शहर इक़्तिदार के सेक्टर E11 की सड़क है जो रात गए शदीद बारिश के दौरान सैलाबी रैली की लपेट में आ गई। सेक्टर E11 में पानी घरों में दाखिल, बेसमेंट में सोए माँ और बेटा जाँ बहक, बाप और 2 बच्चों को बचा लिया गया। आज जो बारिश हुई है सुबह, उससे घरों में भी पानी आ गया है और ये जो घर है यहाँ पे ये बच्चे सोए हुए थे, फैमिली सोई थी, उसमें कैजुअल्टी हुई, एक बच्चा और एक उनकी बच्चे की वालदा जो उनकी कैजुअल्टी हो गई है। सैलाबी रैली में गाड़ियाँ तिनकों की तरह बह गयी। सेक्टर G8 में नाले के अतराफ में 4 कच्चे मकान जमीन बोस हो गए, 3 अफराद जख्मी हुए। घरों से पानी निकालने के लिए CDA और इंतजामिया का ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में रात गए नाला लई भी बिफर गया, लेकिन बारिश थमने के साथ ही पानी की सतह बतदरीज कम हो गई। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी मौका पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। शहर में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौजी दस्ते भी मौजूद हैं। मानसून का तबाहकुन स्पेल शुरू हो चुका है, अवाम खास एहतियात करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पर अवाम के नाम पैगाम। उन्होंने NDMA समेत तमाम मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने और फौरी तौर पर हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी है। मानसून का तबाहकुन सीजन स्पेल शुरू हो चुका, अवाम खास एहतियात करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पर अवाम के नाम पैगाम। उन्होंने NDMA समेत तमाम मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने और फौरी तौर पर हंगामी इक़दामात की हिदायत भी कर दी। इस्लामाबाद में बादल फटे या नहीं, महकमा मौसमियात ने DC इस्लामाबाद के बयान की तरदीद कर दी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश तो ज़रूर गैर मामूली हुई, लेकिन इसे क्लाउड बर्स्ट हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में भारी बारिशें कोई नई बात तो नहीं, लेकिन सेक्टर E11 में बरसाती रैली से तबाही क्यों मच गई? ट्विटर पर जिले इंतजामिया का क्लाउड बर्स्ट का दावा। कहा बादल खुलकर नहीं बरसे बल्कि फट ही पड़े। बरसात से मुतल्लिक तस्वीर का दूसरा रुख तो कुछ और ही निकला। महकमा मौसमियात ने डिप्टी कमिश्नर का दावा यकसर मुस्तरद जो कर दिया। कहा बादल तो वाकई खूब बरसे, लेकिन इसे क्लाउड बर्स्ट हरगिज नहीं कहा जा सकता। तकनीकी वजह भी बता दी।
150 मिलीमीटर्स भी कहते हैं कि विद इन एन आवर हो जाए 120 मिलीमीटर्स। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं डिफरेंट रीजन्स के लिए। टाइम पीरियड ज़्यादा था इसका और इस वजह से जो है हम ओवर मे बी 2 आवर्स 130 मिनट 1.5 घंटे में जो है वो ये बारिश जो है उसके बाद भी चलती रही, लेकिन उसके बाद वो कम हो गई है। हालिया मॉनसून में इदारों के मुतज़ाद बयानात से इदारों की मालूमात और तैयारी का पोल तो खुल ही गया। साथ ही ये बारिशें शहरियों को काफी महंगी भी पड़ी हैं। कैमरा टीम के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश से E11 ही नहीं G8 की कच्ची बस्ती में भी तबाही मच गई। घरों की दीवारें गिर गईं, कई शहरी जख्मी हो गए। सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज ने शहर में कश्तियां पहुंचा दी। अरहम खान की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में सावन टूटकर बरसा, जल थल ही एक नहीं हुआ, सड़कें, गलियां, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, गाड़ियां तक बह गईं, इमलाक को भी शदीद नुकसान। E11 के साथ G8 की कच्ची बस्ती में भी बरसाती रैला ऐसा था, मकीन संभल नहीं न पाए। समझ ही नहीं आई, हमारा घर भी गिर गया है तो सारा नुकसान हो गया। पेटियां शेटियां मेरी सारी गिर गई हैं, इनका भी घर गिर गया है। पता ही नहीं चला, जैसे दलदल में चली गई। आगे जाके फिर वो दो बंदों ने रस्सा डाला, उन्होंने मुझे पकड़ा। इमदादी कामों के लिए इंतजामिया फौरी मुतहरिक, साथ ही तहकीकात भी शुरू कर दी गयी कि सैलाब की वजह कहीं तजावुजात तो नहीं बन रही। एक बंदा अगर कब्जा करके नाले के किनारे में आके बैठ जाता है, नाले के रास्ते में आके बैठ जाता है और वहाँ पर वो बना लेता है, जब आप गिराने जाते हैं तो वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपको वो गिराने भी नहीं देते। हम चेक करें कि कौन लोग हैं किनकी गलती है, क्या ये नाले के ऊपर सड़क क्यों बनाई गई, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया क्या उसमें क्या किरदार रहा है, और बाकी भी जो उसमें है उसमें भी हम अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए शहर में आर्मी की कश्तियां पहुंचा दी गयीं, जबकि भारी बारिशों के बाद रावल डैम और सिमली डैम भरने पर स्पिलवेज भी खोल दिए गए। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। अफसोसनाक खबर कश्मीर से, जहां नवाही इलाके में नहर में 3 बच्चियां डूबकर जाँ बहक हो गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक एक बच्ची पांव फिसलने पर नहर में गिरी, जिसे बचाने की कोशिश में मजीद 2 बच्चियां भी डूब गईं। जाँ बहक होने वाली बच्चियों की उम्रें 6 से 9 साल के दरमियान हैं। 2 बहनें और एक कज़न है। तुर्बत में 14 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ लोग मुश्तइल हो गए। डीसी ऑफिस में घुसकर वाबडा की गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। लोगों में शदीद गुस्सा पाया जाता है। डीसी ऑफिस पर सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को तलब करना पड़ा। सेनेट कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में बलोचिस्तान के अरकान तवील लोड शेडिंग पर बरहम। सना जमाली की सेक्रेटरी पावर को जबरदस्ती बलोचिस्तान ले जाने की धमकी। बोली बलोचिस्तान वालों को अपना हक लेना आ गया है। मजीद अहवाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। बलोचिस्तान के सेनेटर्स कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में पावर डिवीजन हुकाम पर बरस पड़े। कहा गवादर के नाम पर सीपैक बन रहा है, लेकिन वहाँ बिजली नहीं, पूरा बलोचिस्तान अंधेरों में डूबा रहता है। सूबे में बिजली की तब्दील लोड शेडिंग क्यों? रुकन कमेटी अहमद खान ने गवादर में ग्रिड स्टेशन की तामीर के बारे में सवाल पूछा तो CEO कैस्को ने मजीद 1.5 साल का वक्त मांग लिया। अहमद खान बोले यानी अवाम आइंदा गर्मियों के लिए भी लालटेन का बंदोबस्त कर लें। रुकन कमेटी सना जमाली ने बिजली लेने के लिए सेक्रेटरी तवानाई को हालात का जायजा लेने के लिए जबरदस्ती बलोचिस्तान ले जाने की धमकी दे दी। बलोचिस्तान में रूरल एरियाज में भी 18 घंटे लाइट नहीं है और अर्बन एरियाज में भी 18 घंटे नहीं है। ग्वादर में सीपैक का गढ़ है तो उसको तो लाइट होनी चाहिए। लाइट नहीं दोगे तो हम आपको ले जाएंगे उधर, जाके आप देखो कि जब रियलिटीज ऑन ग्राउंड जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या सीन से हम लोग गुजर रहे हैं। कमेटी को बताया गया कि गर्दिशी कर्जे का हुजम 2280 अरब रुपए है, जिसमें सालाना इजाफा 538 अरब से कम होकर 130 अरब रुपए हो गया है। सेक्रेटरी पावर ने कराची वालों को तनहा ना छोड़ने के अज़्म का भी इजहार किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सियालकोट हल्का PP 38, जहां पोलिंग स्टेशन 10 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ चुका है। 10 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आया, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार SN सलीम आगे दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अहमद से। जी शहजाद अहमद, अपडेट कीजिए। वोटों की जिस तरह गिनती जारी है, इसी तरह नतायज आने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त 10 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर खत्मी जो नतीजा है उसके मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो है
उम्मीदवार एहसन सलीम, उन्होंने 3619 वोट हासिल किए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तारक सुबहानी ने 2981 वोट हासिल की हैं। इस तरह मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम है वो 638 वोटों से आगे है, जबकि मुस्लिम लीग नून के तारक सुबहानी जो है अब वो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। मुकाबला अभी भी कांटेदार जारी है। जो नताइज आ रहे हैं समा पे जो है वो फौरी जो है बताए जा रहे हैं। सिर्फ समा पर 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। जो गिनती है उसका प्रोसेस चूंकि तेज है, नताइज का आना भी शुरू हो गया है। और जो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान है वो अपने अपने मरकजी इलेक्शन हॉल में भी जमा होना शुरू हो गए और वहां पर इलेक्शन जो है उनको इलेक्शन के नताइज जो है वो बताए जा रहे हैं। दोनों जमातों की जानब से अभी जो है वो पूरी उम्मीद है, क्योंकि नताइज अभी सिर्फ 10 पोलिंग स्टेशन के आए हैं। टोटल पोलिंग स्टेशन जो है वो 165 है। अभी बहुत से पोलिंग स्टेशन का नताइज आना बाकी है। कांटे का मुकाबला चल रहा है। सिर्फ 638 वोटों के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहसन सलीम है वो आगे हैं, जबकि तारक सुबहानी जो है सिर्फ 638 वोटों से जो है पीछे हैं। अभी मजीद नताइज आना बाकी है। अब देखना ये है जो नताइज आएंगे किसका पलड़ा भारी होगा, ये अभी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि नताइज में जो मार्जिन है वो अभी काफी कम है और पोलिंग स्टेशन अभी काफी ज्यादा बाकी हैं जिनके नताइज आने हैं। तमाम दोनों जानब से अभी उम्मीदवार पूरी उम्मीद है कि उनका ही उम्मीदवार जो है ये इलेक्शन जीतेगा। ये इलेक्शन बड़ी अहमियत का अमल है, क्योंकि ये हल्का जो PP38 है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और यहाँ पर गुज़श्ता कई सालों से मुस्लिम लीग नून ही जीतती आई है। दूसरी जमात यहाँ से जो है वो जीत नहीं सकी, इसलिए ये हल्का इंतहाई अहम है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहती है तो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा धचका होगा। हम अभी कुछ भी कहना कबल वक्त ठीक है, कुछ भी कहना कबल वक्त है। PP48 सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको बताएं कि 14 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सिर्फ समा पर तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम 4000 से ज्यादा वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के तारिक सुबहानी 3000 से ज्यादा वोट लेकर पीछे हैं। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और अभी सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आया है। आपको बताएं PP48 सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें जो 14 पोलिंग स्टेशन हैं उनके गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम जो हैं वो 3000 से ज्यादा वोट लेकर आगे हैं। हल्का PP38 जहां कुल 165 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए, 14 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा इस वक्त समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अभी बहुत से पोलिंग स्टेशंस हैं जहां से रिजल्ट आना बाकी है और अब तक के जो नताइज है उसके मुताबिक PTI के उम्मीदवार सबकत ले जाते दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने इमरान खान की हुकूमत को वन विलिंग करने वाली सरकार करार दे दिया। कहते हैं इख्तिदार में होकर भी ये डी चौक के कंटेनर पर बैठकर हुकूमत चला रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा 3 साल में लाए गए 50 से ज्यादा ऑर्डिनेंसेस फौरी वापस लिए जाएं। पार्लियामेंट में शोर मचा के थक गए हैं। पिछले 3 सालों में 50 से ज्यादा ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं और जुल्म ये है कि 700 अरब रुपए के मनी बिल भी ऑर्डिनेंस के जरिए जारी कर दिए गए हैं, सिर्फ IMF को सेटिस्फाई करने के लिए। ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जो हुकूमत में बैठ के ऑपोजिशन कर रही है। ये बैठे ट्रेजरी बेंचेस में है, लेकिन ज़हनी तौर पे ये आज भी डी चौक के कंटेनर पे बैठ के हुकूमत चला रहे हैं। ये पहला वजीर आजम है कि जिसने 3 साल में ऑपोजिशन के साथ या लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ कंसल्टेशन करना रवा नहीं रखा। प्राइम मिनिस्टर एक पोलराइजिंग प्राइम मिनिस्टर है। ये समझता है कि जमहूरियत की गाड़ी को 1 व्हील के साथ चलाया जा सकता है। जो गाड़ी 1 व्हीलिंग पे चलती है या उसका चालान होता है या उसका एक्सीडेंट होता है वो मंजिल पे नहीं पहुंचती। मैं हुकूमत को एक बार फिर मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे इन ऑर्डिनेंसेस को वापस ले, हायर एजुकेशन कमीशन को और चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन को असली हालत में बहाल करे।
साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नैब 4 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस की इंक्वायरी करेगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। परवेज खटक के खिलाफ मालम जप्पा केस की इंक्वायरी अब नैब नहीं करेगा। मामला जायजे के लिए चीफ सेक्रेटरी केपी को भेजने का फैसला कर लिया गया है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नैब 4 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस की इंक्वायरी करेगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा केस की इंक्वायरी अब नैब नहीं करेगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के रिमांड में तौसी पर वकला की कानूनी जंग। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला प्रोसिक्यूशन के हक में दे दिया। मुल्जिम को मजीद 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के रिमांड में तौसी पर वकला की कानूनी जंग। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला प्रोसिक्यूशन के हक में दे दिया। तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान को जेल से रिहाई नसीब न हो सकी। FIA साइबर क्राइम विंग ने शहजाद अकबर की मुद्दत में दर्ज एक और मुकदमे में जेल से ही गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर ने कल के इजलास के लिए नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। लाहौर से जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। एक मुकदमे में जमानत, दूसरे में गिरफ्तारी। नज़ीर चौहान की मुश्किल आसान न हो सकी। FIA में दूसरा मुकदमा वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर की मुद्दत में मजहबी अकायद के हवाले से इल्जामात पर दर्ज किया गया था। नज़ीर चौहान को गुज़श्ता रोज रेस कोर्स पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत पेश किया, जहां उनकी जमानत मंजूर की गई। उन्हें जमानती में चल के जमा न कराने पर जेल मुंतकिल किया गया। FIA की टीम आज कोट लखपत जेल पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मेरे वज़ीर आज़म आप है, मैंने आपका MP हूँ, लाहौर का जीता हुआ। अब ये तो नहीं कहना इलेक्टेड बंदा कोई भी आके और इस तरह से मेरे साथ करे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं ताकि कल वो इजलास में शरीक हो सकें। उधर जराये का कहना है कि तरीन ग्रुप के कई रहनुमा नज़ीर चौहान को मुतनाज़िर रिमार्क से रोकते रहे और उनके बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया। जराये के मुताबिक FIA के मुकदमे में नज़ीर चौहान के खिलाफ नाकाबिले जमानत दफात शामिल की गयी। साइबर क्राइम की दफा 11 नाकाबिले जमानत है, जिसकी वजह से उनकी फौरी रिहाई का इम्कान नहीं। जिस्मानी रिमांड के लिए उन्हें कल अदालत में पेश किया जाने का इम्कान है। दोबारा जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, तफसील कुछ ही देर। दासू डैम के करीब चीनी बाशिंदों की बस पर हमले की कड़ियां। लाहौर से जा मिली। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाल्टन रोड के करीब कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना सहूलतकार भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने मुमकिना तौर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। दासू दहशतगर्दी के पीछे कौन है? तहकीकात में अहम पेशरफ। सहूलतकारी का नेटवर्क लाहौर में मौजूद होने के शवाहिद सामने आ गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाल्टन रोड के करीब कार्रवाई करके 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया। जेरे हिरासत भाइयों ने मुमकिना तौर पर दासू वाक़े में लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की। दोनों भाइयों का ताल्लुक क्वेटा से है, जो गुज़श्ता 15 साल से लाहौर में मुकीम हैं। सिक्योरिटी इदारों ने शुबा जाहिर किया है कि दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी ने दासू और जौहर टाउन धमाका दोनों वाक़यात में एक ही टीम का इस्तेमाल किया। जेरे हिरासत मुल्जिमान की निशानदही और तफ्तीश पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। जहांगीर खान, समा, लाहौर। तालिबान की सिफारतकारी असर दिखाने लगी। ईरान और रूस के बाद चीन ने भी सियासी कुव्वत के तौर पर तस्लीम कर लिया। बीजिंग में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से आला सदा मुज़ाकरात के बाद तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीका और नेटो अफगानिस्तान में नाकाम हो गए। तालिबान एक सियासी और अस्करी ताकत हैं। तर्जुमान के मुताबिक चीन ने तालिबान से मुतालबा किया कि वो कलदम तुर्किस्तान तहरीक को अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ साजिशों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त न दें, जिस पर तालिबान ने चीन को यकीन दहानी कराई कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। चीन ने भी वादा किया कि बीजिंग अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। अभी आपको बताएं कि इस वक्त फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। नजरिया और सोच है कि वो पाकिस्तान को बदलता हुआ देखना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर होता देखना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर कानून सबके लिए की जो आवाज़ है उसको हकीकत में बदलता देखना चाहते हैं। यही वो सोच थी जिसकी ताबीर देने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने
जो डस्का इलेक्शन के अंदर हुकूमत पंजाब, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की क़यादत और दीगर अपोजिशन जमातों के हवाले से जो खींचातानी और तल्ख कलामी चलती रही, वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत थी कि मैं इलेक्शन हारूं या मैं इलेक्शन जीतूं, मुझे हर हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके बनाए हुए कवानीन जो हैं उनकी पासदारी को यकीनी बनाना है। उनकी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब, आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जारी हैं। कराची के एक इम्तिहानी मरकज में तलबा से मोबाइल फ़ोन रखवाने के 50 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं जमजम सईद। सिंध में इंटर के इम्तिहानात तलबा और वालिदैन के लिए आजमाइश बन चुके हैं। समा ने निशानदही की थी, जिसके बाद चेयरमैन इंटर बोर्ड हरकत में आ गए और साइंस ग्रुप के दूसरे पर्चे में FB एरिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के हंगामी दौरे पर पहुंच गए। समा की खबर पे और दीगर मीडिया भी मेरे साथ हैं। हमने आज पूरे 9:30 बजे पेपर शुरू हो गया। लेकिन ये क्या, आज एक अनोखी खबर हमारा इंतजार कर रही थी। इम्तिहानी मराकिज में जहां मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी है, वहां मोबाइल पर 50 की पर्ची का धंधा चल रहा था। FB एरिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में तलबा से मोबाइल फोन रखवाने का 50 रुपए किराया मांगा जा रहा था। वैसे लेके पर्ची ले रहे हैं? जी 50 रुपए हैं मोबाइल के। बैग रखवाने के पैसे लिए जा रहे हैं, हेलमेट रखवाने के पैसे लिए जा रहे हैं, मोबाइल रखने के पैसे लिए जा रहे हैं। पैसे ले कौन? पैसे ये सामने मैनेजमेंट ले रही है। जब समा ने चेयरमैन इंटर बोर्ड से पूछा, वो आए बाएं शाएं करके रह गए। जो बाहर आपसे गेट पे आपकी हिफाजत करेगा मोबाइल की, वो आपसे पैसे ले लेगा। हमारी तरफ से ना बोर्ड लेगा ना इदारा लेगा। मोबाइल आप लेके नहीं आएंगे तो कोई उसकी हिफाजत नहीं करेगा। बस नहीं नॉट एट ऑल, बैग की क्या जरूरत है? तो पैसे के लिए हर सेंटर में रखा जाता है सर। कोई पैसे नहीं ले रहा। जहाँ कोई वक्त का पाबंद नहीं, जहाँ कानून नहीं, जहाँ धोखा है, ऐसी जगह को सिंध हुकूमत तलबा का इम्तिहान गाह कहती है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। कराची में सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज से ऑयल निकालने का काम शुरू कर दिया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए KPT के फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस जहाज के करीब ही मौजूद हैं। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग को निकालने का मिशन। पहले मरहले में बहरी जहाज में मौजूद बंकर से ऑयल निकाला जा रहा है। KPT ने बहरी जहाज से बंकर ऑयल निकालने के लिए शिपिंग एजेंट कंपनी को NOC जारी किया है। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी महमूद मौलवी ने जहाज के मालिक को जिम्मेदार करार दे दिया। इस वक्त इंक्वायरी चल रही है, हाई लेवल इंक्वायरी चल रही है कि ओनर की कोताही काफ़ी है, क्योंकि इसके इंजन जो है, जो कि एक इंजन तो पूरा डेड है और दूसरे इंजन में भी इतनी जान नहीं है। जहाज को निकालने के लिए बाकायदा ऑपरेशन कब शुरू होगा, वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने ये भी बता दिया। अपनी सेफ्टी हमने पूरी कर ली, बंकर्स हम सब निकाल चुके होंगे आज शाम तक। उसके बाद इंशाल्लाह इसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, 15 से ऑपरेशन शुरू करेंगे। हुक्काम के मुताबिक $3 मिलियन मालियत के बहरी जहाज का मालिक अभी तक कराची नहीं पहुंचा। वो एजेंट के जरिए मामला देख रहा है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए कराची पोर्ट ट्रस्ट के फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। यही वजह है कि किसी भी गैर मुताल्लिका शख्स को जहाज के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही।